जब भी हम किसी प्राचीन राजवंश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर महलों और खजाने की तस्वीरें ही दिमाग में आती हैं। हाँ बिल्कुल, सोने चांदी और बड़े किलों की बातें। है ना। हम्म, लेकिन जरा सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसके नाम का ही मतलब द्वारपाल या फिर बाउंसर है। एक ऐसा राजवंश जो लगभग 600 सालों तक एक बहुत ही मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा। और जिसने सच में भारतीय उपमहाद्वीप को विदेशी आक्रमणों से बचाए रखा। एग्जैक्टली तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही है। हम 6ठी से 12वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों का गहरा विश्लेषण करेंगे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सुलेमान और अल मसूदी जैसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को भी देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ हमारी तरफ की किताबों में नहीं है, बल्कि मतलब उन लोगों की डायरियों में भी दर्ज है जो असल में उन पर हमला करने आए थे। सही बात है। 9वीं सदी के ये जो अरब यात्री थे ना, जी। ये और हमारे प्राचीन शिलालेख साफ बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की ताकत देखकर उनके दुश्मन भी हैरान थे। तो चलिए प्राचीन भारत के इस अल्टीमेट सिक्योरिटी फोर्स की जड़ों को डिकोड करते हैं। उनके नाम से शुरू करते हैं। प्रतिहार का अर्थ तो रक्षक होता है। बिल्कुल। और अगर हम ग्वालियर शिलालेख को देखें तो ये शासक खुद को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते थे। अरे वाह, क्योंकि लक्ष्मण ने भी तो सीता माता के लिए एक तरह से रक्षा किया, द्वारपाल की भूमिका निभाई। एग्जैक्टली उन्होंने वही प्रतीकात्मक नाम अपनाया। और जो गुर्जर शब्द है वो उनके मूल भौगोलिक क्षेत्र गुर्जरातरा को दर्शाता है। यानी जो आज के राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि वे भौगोलिक और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों से देश के मुख्य द्वार पर तैनात थे। वो बिल्कुल मुख्य द्वार पर थे, लेकिन मतलब उनके सामने अरब साम्राज्य जैसी विशाल ताकत थी जो उस समय दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को जीत चुकी थी। सही कहा। और सिर्फ एक भारी भरकम नाम रख लेने से तो वो रुकने वाले नहीं थे। जाहिर है, अगर वो उस अजेय सेना को रोक रहे थे तो उन्हें कुछ तो ऐसा करना पड़ा होगा जो बाकी के राजा नहीं कर पा रहे थे। उनका मुख्य हथियार क्या था? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बेजोड़ मोबिलिटी, यानी उनकी गति। मैं बताता हूँ, नागभट्ट प्रथम ने जब अरब कमांडर जुनैद को हराया था ना, हाँ। तो उस जीत का मुख्य कारण उनकी बेहद तेज और अनुशासित अश्वरोही सेना थी, मतलब घुड़सवार सेना। अच्छा। उनकी सफलता इतनी बड़ी थी कि शिलालेखों में नागभट्ट को मृच्छों का नाशक और नारायण का अवतार तक कहा गया है। नारायण का अवतार, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। बिल्कुल। और आगे चलकर मिहिर भोज के स्वर्ण काल में तो ये सैन्य क्षमता अपने एकदम चरम पर पहुंच गई थी। मिहिर भोज, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और जिन्होंने आदि वराह की उपाधि ली थी, मतलब विष्णु का वो अवतार जिसने पृथ्वी को बचाया था। हाँ वही। लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब विडंबना दिखती है। मतलब अल मसूदी और सुलेमान जैसे जो विदेशी यात्री थे, जो असल में उनके प्रतिद्वंदी खेमे से थे। हाँ, दुश्मनी थे वो। उन्होंने ही लिखा कि प्रतिहार राजा के पास भारत की सर्वश्रेष्ठ अश्वरोही सेना थी। यार, जब आपका दुश्मन आपके प्रशासन और सेना की तारीफ करने लगे तो मतलब आपकी जमीनी हकीकत वाकई बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसमें कोई शक नहीं है। पर उस मजबूत हकीकत को बनाए रखना ना बेहद थका देने वाला काम था। वो कैसे? क्योंकि कन्नौज पर कब्जे के लिए उस दौर में एक बहुत बड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। इसे ऐसे समझे जैसे 3 भारी भरकम पहलवान, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, एक ही ताज के लिए 100 साल तक रिंग में लड़ रहे हों। बाप रे, 100 साल तक? हाँ, अब जीत चाहे जिसकी भी हो, खून और खजाना तो सबका बह ही रहा था ना। बिल्कुल। 1 सदी तक लगातार युद्ध लड़ना तो मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। सही बात है। लेकिन जो बाहरी दुश्मन इस मजबूत दीवार को नहीं गिरा पाए, वो काम उनके घर के दीमक ने कर दिया। घर के दीमक से आपका मतलब उनकी अपनी सामंतवादी व्यवस्था है? एग्जैक्टली। उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था उनका पतन बन गई। मुझे बस ये बात समझ नहीं आती कि कोई भी राजा अपने अधीन जनरलों या सामंतों को अपनी निजी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत क्यों ही देगा? ये तो सीधे तौर पर बगावत को दावत देना है। आज के नजरिए से देखने पर ये बगावत लग सकती है,
लेकिन उस समय ये एक लॉजिस्टिकल मजबूरी थी। मजबूरी? वो कैसे? क्योंकि तब आज की तरह डिजिटल बैंकिंग या तेज संचार तो था नहीं। इतने विशाल साम्राज्य के हर कोने से टैक्स वसूल करके एक केंद्रीय सेना को सीधा वेतन देना लगभग असंभव था। अच्छा। इसलिए राजा ने अपने जनरलों को जमीनें दी कि तुम इस जमीन से टैक्स कमाओ और यहीं से अपनी सेना को मेंटेन करो। समझ गई। यानी जब तक राजा ताकतवर था तब तक वो सामंत पूरी तरह वफादार रहे। बिल्कुल। लेकिन 100 साल के उन लगातार युद्धों ने जब केंद्रीय खजाने को खाली कर दिया और राजा कमजोर पड़ने लगा, तो इन सामंतों ने सोचा कि अब हमें केंद्र से आदेश लेने की क्या जरूरत है। यही हुआ था। सामंत समय के साथ राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। यानी जो मजबूत ढाल इतने बड़े बड़े बाहरी हमलों से नहीं टूटी, वो अपनी ही आंतरिक व्यवस्था की कमियों के कारण अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई। यही इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। गुर्जर प्रतिहार सिर्फ एक राजवंश नहीं थे, वे इतिहास के एक ऐसे कालखंड के रक्षक थे जिन्होंने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षित रखा। वाकई वो एक मजबूत दीवार थे। तो इस पूरे डीप डाइव से हमारा टेक अवे यही है कि गुर्जर प्रतिहारों का योगदान हमारे इतिहास में बहुत बड़ा है। हाँ, उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर इस साम्राज्य ने अपनी सैन्य शक्ति को सामंतों में बांटने की वो इतनी बड़ी भूल ना की होती और एक मजबूत केंद्रीय सेना बनाए रखी होती, तो क्या भारत का मध्यकालीन इतिहास और विदेशी आक्रमणों का परिणाम पूरी तरह से अलग होता? ये सोचने वाली बात है।